तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों जो आज आपके क्वेश्चन आएंगे 100% श्योर, 100% गारंटी, ये जो क्वेश्चन बताऊंगा ना पूरे के पूरे क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। रात में ही बेटा यहाँ पर रात में ही वीडियो शूट कर रहा हूँ हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा मैंने तैयार कर लिया और पूरी क्लास में मैं आपको रटवा दूंगा। क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी, यदि एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ तो वो जिम्मेदार मैं, ठीक है। लेकिन मैं जितना बताऊं उतना करना पड़ेगा, क्लास में कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा। चलिए, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जलोढ़ मिट्टी की विशेषता। देखो यहाँ सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्या है पहला पॉइंट याद रखोगे? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है। तो ये लाइन अपने को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि इसमें बेइज्जती कर रहे हैं अपन इसकी, ठीक है। तो यहाँ सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। दूसरा करेंगे कि इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आया सही में? पहला पॉइंट क्या बोला हमने कि यहाँ सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। दूसरा है इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तीसरे की बात करें तो इस मिट्टी में कुआं और नहरें निकालना बहुत ही आसान होता है। थोड़ी सी ये क्या होती है, रेतीली मिट्टी होती है, रेतीली। और रेतीली मिट्टियों में क्या रहता है, कुआं खोद लो आराम से, नहरें निकाल लो। याद रहेगा 2 नंबर का आएगा ये। कितने नंबर का? 2 नंबर का। कोई से भी 2 पॉइंट लिख देना है। सबसे अधिक उपजाऊ है, फास्फोरस और चूना और पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा। कुआं और नहर भैया आसानी से खोद सकते हैं। आया? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भैया। इसके बाद में अपना अगला है वह काली मिट्टी की विशेषता है। किसकी? काली मिट्टी की विशेषता है। देखिए काली मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? जो आपने देखा होगा कि जो जमीन में ठीक है मिट्टी पाई जाए, सारी मिट्टी जमीन में ही हो तो, लेकिन जो गर्मी होती है ना, गर्मी जैसे गर्मी होती है जिसमें दरारें आ जाए, जो गहरी मिट्टी होती है काली मिट्टी, उसको कहते हैं अपन, है ना। तो उसमें दरारें आ जाए वो मिट्टी कहलाती है आपकी काली मिट्टी। तो यहाँ बहुत ही महीन कणों से मिलकर बनती होती है। यहाँ बहुत ही महीन कणों से, महीन मतलब पतले पतले कणों से मिलकर बनी रहेगी। कौन? काली मिट्टी। अब भैया आपने देखा होगा कि एक बार काली मिट्टी में जो पानी डालते हैं ना तो वो बिल्कुल रपेड़ा हो जाता है उसका। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसकी जल धारण क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि याद रखना भी है। अभी अभी वो एग्जाम हॉल में जाकर टिपना तो है। तो मैं बताऊं जो फिल्म के सीन याद रखो आप तो, कि काली मिट्टी की विशेषताओं में क्या है? सबसे पहले कि यहाँ बहुत ही महीन कणों से मिलकर बनी होती है। महीन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। याद करना, एग्जाम में भूल जाओ काली मिट्टी अरे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी थी साहब। हाँ, पानी कुड़ दोगे तो उसमें रपेटा बन जाएगा। रपेटा मतलब क्या? जल धारण क्षमता ज्यादा होगी, रहेगा ध्यान। तो इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है ये मिट्टी। रहेगा याद? 4 पॉइंट मैंने बताया, 2 पॉइंट कोई से भी आपको कल के आना है, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। बांगर और खादर मृदा में अंतर। देखो बांगर जो है पुराने जलोढ़ अवसादों से के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को कहते हैं अपन जलोढ़, सॉरी भांगर। क्या कहते हैं? भांगवत। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है, अब सिंपल सी परिभाषा यदि लिख के आए कोई बच्चे को पूरी परिभाषा नहीं याद रह पा रही है तो वो लिख देगा कि पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। लिख सकते हैं अब इतना तो। और ये हो सकता है तो ये अपन ये परिभाषा लिखा हुआ तो सटीक रहेगी, है। अच्छा, बांगर और खादर में अंतर में सबसे पहले क्या है कि जो पुरानी मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है, लेकिन नई मिट्टी उपजाऊ ज्यादा रहेगी। यानी कि बांगर कम उपजाऊ होती है, खादर अधिक उपजाऊ होती है। इसे पुराना जलोढ़ भी कहते हैं, इसे नया जलोढ़ भी कहा जाता है। यहाँ आप कहाँ पाई जाएगी? उच्च भूभाग में। तो यहाँ उच्च भूभाग है, यहाँ निचला भूभाग है। जो जमे जैसा जमे, ठीक है भैया। रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बेटा थकान तो महसूस होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हट रही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है अपना काली मिट्टी का, तो हो गया। अब है आपका मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? देखो मृदा संरक्षण कितना सिंपल है। मृदा के अपरदन या क्षय मतलब होता है नुकसान,
जो मिट्टी कट के बह रही ना, उसके नुकसान या क्षय को रोकना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। आया समझ में मृदा संरक्षण? कि मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। अच्छा, मृदा का अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तुम खुद ही बता सकते हो। ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओ साहब, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, तभी तो मृदा संरक्षण होगा, कम होगा, मतलब मिट्टी का अपरदन कम होगा। खेतों की मेड़ों को ऊंचा रखनी चाहिए ताकि मिट्टी नहीं बहे। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाने चाहिए। दो कोई से भी कर लेना, कर पाओगे? बोलो जल्दी हाँ। अब अगला है आपका, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मिट्टी के कटाव या बहाव की प्रक्रिया को कहते हैं मृदा अपरदन। किसे कहते हैं मृदा अपरदन? कि मिट्टी कटेगी और बह जाएगी, उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। ठीक है भैया, रट दो जल्दी, रट दो कि मिट्टी के कटाव और या फिर बहाव को ही अपन कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के कारण क्या है? नंबर 1 है वनों का नाश, नंबर 2 है अत्यधिक पशुचारण, नंबर 3 है पवनापर्दन, नंबर 4 है भारी वर्षा के कारण। तो कोई सा भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू। हो गया मृदा अपरदन का। बस कुछ नहीं करना है, मृदा अपरदन में इतने लिखना है, ये कुछ नहीं करना अपने को, ये आगे की फिल्म किसी काम की नहीं अपनी, ये नहीं करना, केवल ये लिखना है जैसे पॉइंट, वो भी 2 या 3 कर जाओ, कहीं कहीं का भूल जाओ तो बस कर पाओगे। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेटा ट्रांसलेट कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सॉल्यूशन तैयार किया है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका आपको सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, बाकी अब इसका तो नहीं है। हो गया, ये मृदा संरक्षण हो गया, क्या मृदा अपरदन हो गया। अगला है आपका, ये तो प्रश्न सब हर बच्चे को आता भी है, ये वन वाला, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन वाला। अगला देखिए, तो आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर जो है आपका, वो अंतर क्या है उसको देखो। ठीक है, तो आरक्षित वन आम लोगों के लिए खुले रहते हैं, रक्षित वन आम लोगों के लिए खुले नहीं रहते। ठीक है, और इसमें देश के आधे से ज्यादा अधिक वन जो है आरक्षित वन है। अरे यार, वीडियो बंद कर दूं कहीं, बार बार नींद आए तो क्या मतलब। देश के आधे से अधिक वन आरक्षित वन है और देश का 1/3 जो क्षेत्र है वो रक्षित वन है, ये रट देना आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जैव विविधता क्या है और मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखो कितना सिंपल है परिभाषा। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली पालतू जीव जंतु, देखो या तो जंगली होंगे या फिर पालतू जीव जंतु होंगे, और पेड़ पौधों की प्रजाति, तो किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली, बेटा बैठ के तो नींद आई आएगी ऐसे तो यार, खड़ा हो जान तो, रुक जाओ 1 मिनट, खड़े खड़े बना दो यार बेटा, तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं यार, क्या करे आप भाई। रात में शूट कर रहा हूँ 2 बजे रात को, तो बजे तो गपड़ सपड़ तो होगा। चलो अब खड़ा हो गया मैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है अपना, जैव विविधता क्या है? तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली पालतू जीव जंतु, या तो जंगली होंगे या फिर पालतू जीव जंतु होंगे, और पेड़ पौधे, यानी कि एक तो जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों की प्रजातियों की बहुलता, बहुलता का मतलब होता है अधिकता, बस, तो उसकी अधिकता को ही कहेंगे अपन जैव विविधता। सिंपल सी परिभाषा है, कठिन तो नहीं है। कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली पालतू जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की प्रजातियों की बहुलता को हम कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता को जो है मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता के कारण मानव को अनेक प्रकार की आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होती है, जिससे उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है। सिंपल सी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो जिनकी जरूरत हमें, वो हमें किससे मिलती है? ये जैव विविधता से मिलती है, यानी कि जंगली जानवरों से मिलेगी या पेड़ पौधों से मिलेगी। तो अतः अंत में कह सकते हैं कि अतः जैव विविधता मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हो गया। अगला है रबी और खरीफ की फसल में अंतर। देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों को याद तो रहता है ये रबी और खरीफ की फसल, लेकिन कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि भैया किधर तो रबी वाला मैटर है, किधर खरीफ वाला। देखो देखो भैया, ध्यान से देखना, कितने अक्षर इसमें, 2, रबी। और एक उदाहरण ध्यान रखना, सुबह अभी अपन याद रख लेना और छाप देना सही सही, गेहूं। कितने अक्षर इसमें भी, बोलो जल्दी बोलो, कितने अक्षर है आपका, 2 अक्षर है। चना कितने अक्षर है, बोलो जल्दी से, 2 अक्षर है। तो भैया 2 अक्षर वाला रबी, सीधी सी बात याद रह जाएगा। अब बात करें अपन रबी और खरीफ की, तो खरीफ वाले को इसने उल्टा लिख दिया गुड़िया ने यहाँ पे, जिसपे नोट्स बनवाए थे अपन ने पहले कोचिंग वाले बच्चों पे। तो देखो खरीफ को अपन आगे कर लेते हैं, मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं, रबी को कर लो आगे, कोई समस्या नहीं उससे। खरीफ जो है, खरीफ की तरफ ध्यान देना है। अब खरीफ में आ जाएगा बेटा सोयाबीन, ध्यान रखना इतना शब्द आप, सोयाबीन। अब बताओ मेरे को सोयाबीन कब बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु के आगमन पर बोया जाता है आपका सोयाबीन। कब बोया जाता है, वर्षा ऋतु के आगमन पर बोया जाता है। तो सीधी सी बात है, खरीफ की जो फसल है वो वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। इधर चना है और गेहूं, भैया रबी की जो फसल है शरद ऋतु के आगमन पर, भूल जाओ शरद ऋतु तो लिख देना ठंड के आगमन पर। इतना तो ये रह जाएगा। गेहूं कब बोते हो, गर्मी में, ठंड में, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर कि ठंड के आगमन पर बोई जाती है, शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। अब मैं एक बात ही आपसे पूछूं, खुद ही उत्तर दोगे और खुद ही आंसर बन गया अपने आप। अब भैया यदि सोयाबीन बोया तुमने और ये बोया अपन ने वर्षा ऋतु पे, और गेहूं बोए अपन ने इसमें ठंड में, तो बताओ बाबू कि जो सोयाबीन ज्यादा पैदा होगा कि गेहूं? कैसी बात कर रहे हो? अरे भैया हम तो 30 कुंटल तक एवरेज निकाल लेते हैं, 20 कुंटल 30 कुंटल सोयाबीन का बीज निकले नहीं निकले, तो अपन कहेंगे कि खरीफ की जो फसल है उनका उत्पादन कम होता है। ये लिखा है, इनका उत्पादन कम होता है, और रबी वाला गेहूं वाला मटेरियल में उत्पादन अधिक होता है। मैं इधर वाले को पहले बोल रहा हूं, है ना, खरीफ को। अब तुम खुद बताओ भैया, उत्पादन तो कम है, ये बात तो समझ में आ गई। वर्षा के ऋतु में बोई दिया सोयाबीन, ये भी ठीक है, पर पकने मतलब तैयार होने में, कई सोयाबीन तो 45 दिन में आ जाए, 1.5 महीने 2 महीने में, कई सोयाबीन 60 दिन में आए, और गेहूं भैया 3 से 4 महीने ले ले। तो इनको पकने में, बोलो जल्दी से, इनको पकने में कम समय लगता है, इनको पकने में अधिक समय लगता है। खरीफ की जो मुख्य फसल है वो कौन कौन सी ध्यान रखना है, नहीं तो 2 नंबर में यही आ गया, फिर परीक्षा में न करो फिर वहां। ठीक है, खरीफ की जो मुख्य फसल है बताओ खुद ही, सोयाबीन हो गया है, मक्का हो गया है, ठीक है, धान हो गया है, हो गया भैया। तो ये सब क्या है, जो बारिश में वो सामान लिख देना था। और इधर गेहूं हो गया, चना हो गया, बटला हो गया, मटर हो गया भैया, मसूर हो गई है, ठीक है। ये सारी चीजें किस में जाएगी आपकी, रबी की फसल में। सिंपल सी बातें कर सकते हैं। जायद की फसल तो भैया बहुत ही सिंपल है। जायद की फसल है कि ना तो कहीं बारिश में ना कहीं ठंड में, और बीच में बोई हो, यानी गर्मी में। ना तो वर्षा ऋतु के आगमन पर, ना रबी की फसल, ना खरीफ की फसल, ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु होती है, अर्थात गर्मी में बोए जाने वाली फसलों को अपन जायद की फसल कहते हैं। इतना सा लिख देना, कुछ याद नहीं रहते हैं कि जी गर्मी में बोई जाने वाली फसल को अपन जायद की फसल कहते हैं। इसके मुख्य फसल कौन कौन सी है, गर्मी में क्या क्या बोते हैं गर्मी में क्या क्या बोते हो, तरबूज बोते हैं, खीरा बोते हैं, सब्जी बोते हैं भैया। तो ये हो गया। अब जो प्रश्न आपका 100% श्योर आ रहा है वो है आपका प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। पर उससे पहले आपको एक बार इसको यहां से अपन जस्ट 2 मिनट पढ़ लेते हैं इसको, तो ताकि आपको समझ में विशेषता अपने आप याद रह जाएगी। देखो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है। इस प्रकार की कृषि में किसान क्या करेगा, भूमि के एक छोटे से टुकड़े को साफ करेगा और अपने परिवार के लिए अनाज और अन्य फसल उगाएगा। क्या करेगा भैया, छोटा सा जमीन का टुकड़ा साफ किया और अपने परिवार के लिए ध्यान देना है, परिवार के लिए लालन पोषण के लिए जमीन करेगा। ठीक है, यहां कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है, मतलब लगभग अब तो बंद हो गई, क्योंकि पहले के जो लोग थे केवल पेट भरने के लिए खेती करते थे, और अब के तुम्हें पता ही आखा अंगारा मुक्त बिल्कुल। ठीक है, अच्छा बेटा, तो यहां से समझ में आया आप छोटी सी चीज
कि आज भी कई बहुत सारे क्षेत्रों में ये जीविका कृषि की जाती है। जीविका मतलब केवल और केवल अपना पेट भरने के लिए। जीविका निर्वाह कृषि को आदिम कृषि औजारों, आदिम कृषि औजार यानी कि पुराने जमाने के औजार, आदिम कृषि औजार मतलब पुराने जमाने के औजार, जैसे लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी की मदद से की जाती है। किससे की जाती है? निर्वाह कृषि, जीवन प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि लकड़ी के हल से, दाव से, खुदाई करने वाली छड़ी से, इनसे ये खेती होती थी और इसलिए इसको प्रारंभिक जीविका कृषि कहलाई। यहाँ कृषि प्राय मानसून पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? मानसून पर। अब मैंने जो ये बताया आपको, इसका मतलब क्या? सारांश सुनो। सारांश ये बाबू कि प्रारंभिक जो जीविका निर्वाह कृषि है ना, वो केवल व्यक्ति अपने परिवार के लालन पालन के लिए करता है, या पालन पोषण के लिए करता है। ठीक है। यहाँ कृषि पुराने औजारों के द्वारा की जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं कि यहाँ कृषि खेती जो है ना प्राय मानसून पे निर्भर करेगी। पुराना औजार है तो पुराने औजार तो आजकल तो भैया लाइट का सिस्टम नहीं करेगा, वो करेगा पढ़ने पे, तो अब तो पूरी जगह पर हो गया, पर पुराने जमाने की जो खेती उसके बारे में बता रहे, तो मानसून पर निर्भर करेगी। पानी गिरेगा तो भैया होगा फसल पैदा, नहीं तो नहीं होगा। अब मैंने जो 3 शब्द आपको बताए, ध्यान है आपको? क्या बताई? पहली कि यहाँ की खेती, ठीक है, किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता है। दूसरा बोला मैंने कि यहाँ खेती जो है वह पुराने औजारों के द्वारा की जाती है। तीसरा कि यह पूरी मानसून पर निर्भर होती है। तो बाबू यही विशेषता में ठोक दो। ये देखो, यहाँ खेती प्राय मानसून में निर्भर करती है, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की खेती में केवल घर की जरूरतों को पूरा किया जाता है। मतलब मैंने 3 पॉइंट बता ही दिए आपको, सीधी सी बात है। कौन कौन से बताए? जल्दी बताओ। कि पहला जो पॉइंट है वो है आपका कि यहाँ खेती जो है वो व्यक्ति किसान जो है अपने परिवार के लालन पालन के लिए करता है। दूसरा कि यहाँ जो खेती है वो किसान पुराने औजारों से करता है। तीसरा जो है वो आपका आ जाएगा कि इसमें किसान जो है वो, ठीक है, ये खेती जो प्राय मानसून पर निर्भर करती है, ये मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है भैया। चलिए, तो इसके बाद में अपन यहाँ पर देखते हैं अगला जो पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ठीक है, अगला है हमारा बेटा गहन जीविका कृषि। चलो छोड़ो इसको, यहाँ पे देखो वाणिज्य कृषि की विशेषता लिखनी है। ठीक है, ये गहन जीविका कृषि की विशेषता है। तो गहन जीविका कृषि की विशेषता के अंतर्गत अपन करेंगे यहाँ पर कि इस खेती में वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जा सकती है। ये जो गहन जीविका कृषि है ना, इसमें कितनी बार फसल पैदा करेंगे? एक से ज्यादा बार। और इस कृषि में अच्छे बीजों का उपयोग करने से अधिक उत्पादन होता है। अब अच्छे बीज का भाई साहब उपयोग करोगे तो अच्छी फसल पैदा होगी। अब आखा अंगारा मुँह सड़े खाद बीज लगाओगे तो कहीं होगा? ठीक है भैया। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया आपका। तीसरा बेटा आपको करना है, देखो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर। तो जो विशेषता अपन ने पढ़ी ना वही अंतर में बन जाएगी। अपन देखेंगे वाणिज्य कृषि की विशेषता, ये आएगा एग्जाम में, वाणिज्य कृषि की विशेषता। ठीक है भैया। अब देखो वाणिज्य जो कृषि है, यहाँ कृषि भूमि के बड़े बड़े क्षेत्रों पे की जाती है। पहला पॉइंट समझ में आया कि वाणिज्य कृषि कहाँ पर की जाएगी? बड़े बड़े क्षेत्रों पे की जाती है। इस कृषि में उर्वरकों तथा रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब बड़े क्षेत्र में की जाएगी तो की जाएगी। अच्छा, अधिक मुनाफे के लिए की जाएगी कि नहीं की जाएगी? तो फसलों का अधिक उत्पादन होता है, इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग होता है। समझ में आ गई बात? और ये खेती आधुनिक यंत्रों द्वारा की जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये आपकी विशेषताएं यहाँ पर वाणिज्य कृषि की भी हो गई। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार। अब बेटा 2 याद करके जाने, 5 लिखे तुम्हारे सामने, लो कोई से भी 2 कर जाओ, कर लोगे आराम से कर लोगे। चलिए अगला है अपना रोपण कृषि की विशेषताएं। देखो पहले तो रोपण कृषि समझो आप क्या होती है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य कृषि ही है। यहाँ कृषि व्यापक क्षेत्र में होती है। यहाँ कृषि अत्यधिक पूंजी तथा श्रमिकों की सहायता से होती है। सुनना ध्यान से, क्या बोला है कि यहाँ कृषि व्यापक क्षेत्र में होती है।
यहाँ कृषि अत्यधिक पूंजी तथा श्रमिकों की सहायता से की जाती है। उदाहरण के लिए कैसे, चाय की खेती, कॉफी की खेती, गन्ना की खेती, तो ये रोपण कृषि है। तो विशेषताएं वही सिंपल सी ऊपर वाली अपन ने परिभाषा में जो पढ़ी, जो कि रोपण कृषि व्यापक क्षेत्रों में की जाएगी। रोपण कृषि में अधिक पूंजी लगेगी। भैया आप गन्ने की खेती कर रहा है, चाय की खेती कर रहा है, भाई साहब बागानों में, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, पत्ते पत्ते डाले डाली पर सींचे बागवान। ठीक है भैया, तो ये यहाँ से हो गया। और अगला देखते हैं, रोपण कृषि फार्म या बागानों में की जाएगी। ठीक है बस, और इसके अंतर्गत चाय, रबड़, गन्ना आदि का उत्पादन किया जाता है। तो ये विशेषताएं होगी रोपण कृषि की। एक बार आप देखो बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समय कम है यार, और हाँ साइंस के लिए अपने पास प्रॉपर समय, साइंस के लिए मैं पूरी तैयारी आपको करा दूंगा, तो कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी असली नकली की, पर जिसे तैसे अपन सोशल साइंस का काम चला लो। अब बात करते हैं मुद्दे की। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से। चलिए अपन इसको अच्छे समझते हैं पहले। तो विनिर्माण उद्योग, तो देखो मनुष्य द्वारा वस्तु निर्माण करने का काम ही उद्योग कहलाता है। चलिए अब जो उद्योग है ना वो कितने प्रकार के, तो देखो उद्योग को स्वामित्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, आकार के आधार पर, तैयार माल की प्रकृति के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर अलग अलग तरीके से। सबसे पहला है स्वामित्व के आधार पर। 2 नंबर में यही प्रश्न आएगा कि स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला है निजी उद्योग, सरकारी उद्योग और सहकारी उद्योग। यहां से कॉन्सेप्ट सीख गए ना, तो परिभाषा बहुत ही इजी है। क्या बोला है मैंने कि स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब है कि भैया खुद का, निजी तो अधिकार मतलब, ठीक है, स्वामित्व मतलब होता है अधिकार। तो भैया अधिकार के हिसाब से कैसा बनेगा, एक तो खुद का निजी, दूसरा बनेगा सरकारी, तीसरा बनेगा भाई साहब तुम्हारा बाप का और मेरे बाप का, यानी मिश्रित। ठीक है, सहकारी उद्योग या फिर मिश्रित उद्योग, 3 नाम है। तो समझ में आया। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरकारी, सहकारी, सहकारी मतलब था मिश्रित, और एक निजी। समझ में आ गया भैया। अब जो स्वामित्व के आधार पर उद्योग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, निजी। तो यहां पर देखो स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार निम्न है। नंबर 1 है निजी, ऐसे उद्योग जिन पर खुद का स्वामित्व होता है। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, खुद के बाप का, पर तुम्हारे बाप का थोड़ी बनेगा निजी उद्योग। तो ऐसे उद्योग जिनमें, जिन पर स्वयं का स्वामित्व होता है वो निजी उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारी है कहीं, अनंत अंबानी का बाप की, का खुद की, तो यहां पर हो गया। टाटा स्टील संयंत्र, तो ये क्या है आपके निजी उद्योग है। दूसरा पढ़े अपन ने कि सरकारी उद्योग। ठीक है, सरकारी को बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग भी। तो ऐसे उद्योग जो सरकार के स्वामित्व होते हैं, नाम में ही तो परिभाषा में छिपा है यार, हेडिंग में ही, कोई रटना थोड़ी है, नाम के अंदर ही छिपा है सरकारी उद्योग। यानी कि भाई साहब ऐसे उद्योग जिनमें स्वामित्व किसका होता है, सरकार का। जैसे सरकारी बैंक हो गई, भारत पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सब क्या गवर्नमेंट के अंतर्गत है। समझ में आ गया भैया बात नहीं, पक्का पक्का। अब अगला आपका सहकारी उद्योग। सहकारी मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच। तो ऐसे उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं सहकारी उद्योग कहलाते, अर्थात इस तरह के उद्योगों का संचालन कई समितियां मिलकर करती है। कोई भी याद नहीं रहनी तो भैया इतना तो लिख के आना है कि ऐसे उद्योग जो सहकारी के स्वामित्व में होते हैं, मतलब जिनका संचालन क्या करती है, बहुत सारी समितियां करती है, उन्हें कहते हैं अपन सहकारी। आया समझ में नहीं आया बोलो। तो सहकारी चीनी मिल, दूध डेयरी, याद रखना। अब मैंने क्या पढ़ाया अभी तक, इसमें समझ में आया आपको। मैंने पढ़ाया कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के, 3। एक है निजी, दूसरा है सरकारी और तीसरा है सहकारी। ठीक है, निजी को कहते हैं कि जो भाई साहब जिसका स्वामित्व, ऐसे उद्योग जो स्वयं के स्वामित्व में होते हैं निजी उद्योग कहलाते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील संयंत्र। सरकारी उद्योग, ऐसे उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, सरकारी बैंक हो गई, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल हो गया। सहकारी, ऐसे उद्योग जो सहकारी के स्वामित्व में होते हैं, यानी कि जिनमें देखो सरकारी मत लिख देना भैया, सहकारी है, सहकारी हो गया, कर लो आराम से। अर्थात सहकारी चीनी मिल, दूध डेयरी,
मिश्रित उद्योग, मिश्रित उद्योग क्या है हमारा कि ऐसे उद्योग जो किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। देखो मिश्रित और सहकारी वैसे तो एक ही है, लेकिन यदि आप 12th में जाओगे ना तो दोनों अलग अलग चीजें मिलेगी। अभी आपके 10th के सिलेबस में दोनों एक ही है। तो सीधी सी बात है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में रहेगा तो सहकारी तो है ही सी। चलिए हो गया आगे। मारुति कार उद्योग भी लिख सकते हैं। अगला है आपका बेटा उपयोगिता के आधार पर। यहां पर अपने देखा ना, ये देखो ये बहुत ही ज्यादा खास है आपका, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। तो उपयोगिता के आधार पर, उपयोग यानी यूजेस, यूजेस के आधार पर जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कितनी प्रकार की है, तो एक तो आधारभूत उद्योग है और उपभोक्ता उद्योग है। तो आधारभूत उद्योग यहां पर देखो, आधारभूत क्या मतलब क्या है, नाम क्या है भैया, आधार। आधार मतलब कोई भी एक कंपनी है उसके लिए ये एक तरह का क्या है, पोजीशन है। पोजीशन मतलब उसका आधार है। समझ में आ रहा है कि वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के क्या होंगे, आधार। देखो बेटा पहले तो, सबसे पहले तो मन में से डर हटा दो कि नहीं यार हम सोशल साइंस में पीछे रहेंगे। देखो हम सोशल साइंस में पीछे नहीं, अपन सबसे आगे रहने वाले। आप मेरे साथ हो तो डरने की कोई बात नहीं, कुछ भी याद नहीं रहना। तो यहाँ से जो क्लासेस आप देख रहे हैं उससे प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा लिखना कैसे, कितना सिंपल सिंपल भाषा में यार। हेडिंग को पढ़ना है, हेडिंग में छिपा रहता उत्तर। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए आधार होते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। आया सही में। उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग। दूसरा है आपका उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग क्या रहेगा आपका कि वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूरी करते हैं। ऐसे उद्योग जो लोगों की क्या करते हैं, दैनिक आवश्यकताओं की पूरी करते हैं, पूर्ति करते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, ये क्या आपके उपभोक्ता उद्योग के उदाहरण है। आया सही में। फिर अगला आ जाएगा आपका आकार के आधार पर। तो इनकी बेटा हेडिंग हेडिंग करके जाना है, नहीं तो पता चले घर पर कपड़े सपड़ कर लो सब। आकार के आधार पर आ जाएगा वृहद उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। याद रहेगा, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसको आप थोड़ा सा आप रीड करना, यदि यहीं पे समझाओ तो आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाएगा। तैयार माल की प्रकृति के आधार पर कितना सिंपल, तैयार माल में कुछ नहीं, भारी उद्योग, हल्के उद्योग। भारी मतलब वे उद्योग जो बड़ी बड़ी भारी वस्तु मशीनों के द्वारा निर्माण होते हैं। ट्रैक्टर का कारखाना, ट्रैक्टर, पचपन लोग, कितने लोग, पचपन पचपन। हल्के उद्योग खिलौना, खिलौना उद्योग, ऐसा उद्योग जो छोटी छोटी वस्तुओं से, हल्की वस्तुओं से निर्माण होता है जिनका। रहेगा भैया ध्यान। तो ये कच्चे माल के आधार पर आपको पढ़ के जाना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये क्योंकि क्लास फिर लंबी बहुत हो जाएगी हैं। चलो इतना चीजें कि ठीक है भैया। इसके बाद में आपका हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला बेटा आपका यहाँ पर देखना है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है वायु प्रदूषण। किसकी वजह से हो रहा है, ये उद्योगों की वजह से, क्योंकि पार्ट में आपका नाम क्या है, किताब में उद्योग नाम है। तो देखो आपसे पूछूं मैं कि जो उद्योग है और उनमें जो वो ऊपर ऊपर धोखला निकलता है, धोखला साहब धोखला मतलब धुआं, धुआं। अब जो धुआं निकलेगा तो वो चिमनियों से निकलता है, मतलब वो जो ऊपर की चिमनी रहती है जिनमें से धुआं निकलता है कंपनियों का। तो अपन करेंगे कि उनकी चिमनियों की ऊंचाई बढ़ानी चाहिए। दूसरा हम करेंगे कि कम प्रदूषण करने वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग करो साहब। देखो ये चीजें मन से भी आप लिख सकते हैं, कोई सुनिए। कम प्रदूषण करने वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, प्रौद्योगिकी का। और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग भी करना चाहिए। बेटा कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा देख रहा है ना, तो आप इसको ट्रांसलेट कर लो बेटा। अन मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, डायरेक्टली आप इंग्लिश में कर सकते हो यार, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को सुनिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ये समझ में आया अभी का वायु प्रदूषण का कैसा करा अपन ने। देखो चिमनियां ऊंची करी, ठीक है, कम प्रदूषण करने वाली टेक्नोलॉजी अपनाई और प्रदूषण नियंत्रक का उपयोग किया। आया समझ में नहीं आया। अब देखते हैं जल प्रदूषण। देखो जल प्रदूषण बहुत ही सिंपल है, उससे ज्यादा सिंपल। देखो सीधी सी बात है भैया, ये आपका कारखाना है यहाँ पे,
और यहाँ पे अपनी नदी बह रही है। तो कारखानों से निकलने वाला जो पानी है ना, उद्योगों को नदियों और जलाशयों से दूर स्थापित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूर स्थापित करना चाहिए। क्योंकि दूर करो क्यों? अब वो यदि दूर नहीं रहेगा तो वहीं से उसका पानी, गंदा पानी निकलेगा, नदी में भी आएगा। तो अपन क्या करेंगे भैया? तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय में सबसे पहला ये है कि, ठीक है भैया, कि उद्योगों को नदियों और जलाशयों से दूर स्थापित करना चाहिए। सड़कों के किनारे कारखानों के निकट खाली स्थान पर पेड़ लगाने चाहिए। जो हमारे सड़क है और उद्योग है उनके आसपास जगह थोड़ी रहती है, तो उसके आसपास की जो बाउंड्री है उसमें पूरे घने वृक्ष होने चाहिए, ये बोल रहा है। अगला क्या कह रहा है? उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले जल को, जो उद्योगों में उपयोग करा जल, उसको सीधे का सीधा भाई साहब नदी में मत बहाओ। फिर क्या करो? फिर क्या करो? तो भैया कांदा लहसुन सूखा के को दे दो। हाँ, दे दो कांदा लहसुन सूखे जिनको, ठीक है। तो ये आ गया। तो उनका उसका उपयोग सिंचाई में करना चाहिए। 3 पॉइंट समझ में आया बाबू? जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय कि क्या है? कि उद्योगों को नदियों और जलाशयों से दूर स्थापित करो, सड़क और के किनारे कारखानों को निकट खाली स्थान पर वृक्ष लगाओ। तीसरा है कि कारखानों से निकलने वाले जल को सीधे का सीधा जलाशय और नदियों में मत मिलाओ। फिर कहाँ मिलाओ? ठीक है, हाँ, तो सिंचाई में उपयोग कर लो, कांदा लहसुन सूखे जिनको दे दो। कर पाओगे बेटा? यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दिमाग फ्रेश रखोगे ना, तो ही समझ में आएगा चीजें। अगला है भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। भू प्रदूषण का बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहला आपको लिखना है कि अपशिष्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाना चाहिए। पहला क्या लिखोगे? कि अपशिष्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाना चाहिए। दूसरा क्या है? औद्योगिक संस्थानों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित नहीं करना चाहिए। तो मतलब अपन कहेंगे कि जो उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट हैं उनको विसर्जित नहीं करना चाहिए, ठीक है भैया। मतलब वो जब तक नष्ट नहीं हो पूरी तरह, उनको विसर्जित नहीं करें। हो गया। अब ध्वनि प्रदूषण तो बहुत सिंपल है। देखो, जो कारखाने हैं उनको शहर से दूर ले जाओ। पहला तो शहर से दूर ले भागो। शोर शोषक दीवारें बनानी चाहिए। शोर शोषक मतलब जो आवाज को भीतर कैच कर ले। नहीं तो कई हाल ऐसा रहता है, बोलो एक बार रामचंद्र भगवान की जय, 10 बार सुना उधर से जय 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 जय, तो वो ऐसी दीवार नहीं होनी। तो उद्योगों में शोर शोषक दीवारें बनानी चाहिए। कारखानों में ध्वनि रोधक यंत्र लगाने चाहिए। तो ये हो गया इतना। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव है? बहुत ही पूरा प्रभाव भैया। सबसे पहला है कि प्रदूषित वायु के कारण मानव की श्वसन क्रिया में हानि पहुंचती है। सीधी सी बात है, जो वायु प्रदूषण है ना, उससे श्वसन क्रिया में हानि पहुंचेगी। दमा की बीमारी होगी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आएगी, मधुमेह आएगी, गला का रोग होगा, दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, ये सब लिख सकते हैं। तो प्रदूषित वायु के कारण क्या होती है? श्वसन की क्रिया में समस्या आती है या हानि पहुंचती है। तो इतना भी लिख सकते हो, चलेगा। ध्वनि प्रदूषण का सबसे बुरा प्रभाव कहाँ होता है? देखो, वायु का तो बता दिया, आप ध्वनि का होता तो नुकसान। तो ध्वनि प्रदूषण का सबसे बुरा प्रभाव जो होता है सुनने पर पड़ता है। और अत्यधिक शोर से व्यक्ति क्या हो जाता है? धुंधा बेरिया हो जाता है। गया। अब अगला क्या है आपका? जल वाला देख। तो गंदगी युक्त वातावरण के कारण अनेक कीटाणु पैदा होते हैं, जिसके कारण हैजा, आंखों में जलन, ये छोड़ो, ठीक है, आंखों में जलन, हैजा आदि बीमारियां होती है। तो इसको पढ़ लेना है आपको। स्क्रीन शॉट दे दो बेटा, यहां पर देख सकते हो। पवन हंस, ये तो आपको याद ही होगा, पढ़ लिया होगा, कोई इशू नहीं है। अब ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और 4 नंबर में आ रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव बताइए, महत्व बताइए। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित आए कई ठोक देना, ठीक है। देखो, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 4 नंबर का आएगा रे।
सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ। किसने किया? महात्मा गांधी ने डांडी पहुंचकर नमक कानून बनाकर किया। आया समझ में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी ने डांडी पहुंचकर नमक बनाकर किया। अन्य शब्दों में कहा जाए तो नमक कानून तोड़कर यह आंदोलन शुरू किया। नमक कानून तोड़कर यह आंदोलन शुरू किया। ये तो हो गया इतना, लो स्क्रीनशॉट। अब ये जो आंदोलन है इसमें क्या कार्यक्रम क्या थे? कार्यक्रम ये थे कि इनमें मांग कौन कौन सी थी? लगान जो है, कर, टैक्स 50% से कम करो भैया। नमक कर तो समाप्त करो इसे, जो खाने के नमक था उस पर भी टैक्स था, तो नमक कर समाप्त करो दादा। विदेशी मुद्राओं को त्याग करने की मांग की गई। तो ये कुछ इसके कार्यक्रम थे, मतलब टारगेट रखा था कि ये करना है। और ये साहब ने टारगेट रख लिया कि यार आपको रात में 1 गिलास देनी है, भले नींद आ रही, भगा से ले रहे हैं साहब, अरे दादा पानी कुल्लू क्या, एक आधी बाल्टी ऊपर, क्या करूं फिर बताओ तुम्हें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या है कि लगान जो है 50% से कम करने की मांग रखी गई। नमक कर जो है समाप्त कर दो। तीसरा जो है विदेशी वस्तुओं को त्यागने की मांग की। अब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व। देखो महत्व में कुछ नहीं है, महत्व में ये कि इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने खुल के भाग लिया। किसने लिया? महिलाओं ने। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। हो गया। यहां से आप बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बनेगा ऐसे तो। ये विकेंद्रीकरण वाला बंद करना आपको कंप्लीट। संघीय शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषता, इसमें से 3 कोई सी भी रट्टा मार जाओ, आ रही है एग्जाम में। देखो अब प्राथमिक क्षेत्र जो है उससे आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र की यह है, ठीक है, कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे तो और वस्तु का उत्पादन करेंगे, ठीक है, और कोई सी भी चीज बनाएंगे तो इसको कहेंगे अपन प्राथमिक क्षेत्र। बस इसके अंतर्गत क्या आता है? मत्स्य आता है, मत्स्य पालन, मछली पाल लो, पशुपालन, खेतीबाड़ी कर लो। अब आ रहा है आपका प्राथमिक क्षेत्र की विशेषताएं। प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं। देखो किस पे आधारित है ये पूरा? खेतीबाड़ी पे। तो ये इस क्षेत्र का जो कच्चा माल है प्राथमिक क्षेत्र के लिए आता है। प्राथमिक क्षेत्र का अन्य सभी क्षेत्रों का आधार है। यानी कि जो प्राथमिक, अच्छा ऊपर पहला पॉइंट जो कंफ्यूजन कर रहा होगा, कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। देखो जो प्राथमिक क्षेत्र है ना उसका पूरे का पूरा कच्चा माल प्राथमिक से ही आएगा। यानी खेती से ही करेंगे तो खेती से सामान लेंगे। अभी जो द्वितीयक है ना, द्वितीयक है ना उद्योग वाला मटेरियल, वो उद्योग वाला मटेरियल आपका प्राथमिक से लेगा। इसलिए वो लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र का जो कच्चा माल है वो प्राथमिक क्षेत्र से ही आता है। दूसरा है कि ये अन्य सभी क्षेत्रों के लिए आधार है। तीसरा है कि बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। 2 कोई से भी रट्टा मार जाओ, कर लोगे। द्वितीय क्षेत्र कितना सिंपल है भैया कि देखो वहां क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को उद्योगों में निर्मित करके उन्हें लायक बनाया जाता है, उन्हें लायक बनाया जाता है, उसे कहेंगे अपन द्वितीय क्षेत्र। तो ये यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्षेत्र की गतिविधियां के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण करके अन्य रूप में बदला जाता है। चलो हटाओ, यह प्राथमिक क्षेत्र का अगला कदम है। ये तो हो गया सही। दूसरा क्या है? इसमें प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनका विनिर्माण किया जाता है। ये कर देना आपको। इसी तरीके से बेटा सेवा क्षेत्र कर लोगे, कर पाओगे। यहां से मुद्रा क्या है? मुद्रा के कार्य। देखो मुद्रा के कार्य में कुछ नहीं करना, ऐसा लिखना। पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा उपभोग में, नंबर 3 व्यापार में, नंबर 4 बजट निर्माण में। कर दोगे? इतना सा करना है, 2 नंबर का आएगा। है अंदर का कुछ भी नहीं करना है। लो साहब कर दिया मैंने, क्रॉस नहीं करना है। विनिमय का माध्यम, उपभोग में, व्यापार में, बजट निर्माण में, रट जाओ।
औपचारिक और अनौपचारिक तो मैंने पहले भी आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यदि क्लास अटेंड की हो तो समझ में आएगा। ठीक है, अब कई बच्चे इसमें से होंगे कि नहीं यार सर हमको तो भैया अभी इस पूरे 75 के 75 नंबर दिलाओ। हाँ, तुम्हारे पिताजी बैठे मेरे पास में, तुम्हारे पिताजी 2-4 करोड़ छोड़ गए, या मेरे पिताजी छोड़ गए वहाँ एमपी बोर्ड में, तो बता दूंगा डायरेक्टली, नहीं होगा बेटा ऐसा। देखो विनिर्माण 100% आ रहा है आपका। तो विनिर्माण क्या है कि कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करो और अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे कागज बांस से होता है, चीनी गन्ने से, ये मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, ठीक है, मैं जानता जो पहले पढ़ा दिया उस पर ध्यान नहीं दूंगा इतना। अगला है विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण का महत्व कितना सिंपल देखो, नंबर 1 है कि उद्योगों के विकास में वृद्धि होती है, नंबर 2 है कि रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी, नंबर 3 है कि निर्मित वस्तुओं के निर्यात और विदेशी व्यापार को बढ़ता है। चलो ये हटाओ, नंबर 3 पे लिख देना डायरेक्टली कि इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। कर पाओगे? बोलो जल्दी। यहां से करना है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बेटा आप देखो क्लास जो है लंबी हो रही है, इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होगी। इसके बाद में बेटा सीमा सड़क संगठन, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी रहेगा, क्योंकि क्लास क्या है यार, एक तो देखो मजा भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा रियल बताओ तुम्हें, मेरे को नींद के मारे, है ना, और समय कम है यार, मैं आपको ज्यादा लंबी क्लास चक दूंगा, मजा नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट लो और याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन याद है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं याद। ये हो गया, आप तो बढ़िया साहब, तो स्क्रीनशॉट लो, कंप्लीट कर लो। ये हो गया, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के महत्वपूर्ण है। रोलेट एक्ट क्या था? हो गया। हो गया भैया। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह के विचार का मतलब बताइए। ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, ये तो अपना जो लॉन्ग वीडियो दिया डाला था ना उसमें पढ़ा दिया है। अभी तो क्या है कि जल्दी जल्दी करो, देखो ये असहयोग आंदोलन के कारण, ये कर लेना। हो गया। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कोई 4 कारण लिखने, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद में ये 500 साल पहले हमारे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। हो गया इतना? जल्दी बोलो फटाफट बोलो। ठीक है भैया। रेशम मार्ग किन किन वस्तुओं का निर्माण होता था? जाबर कौन थे? स्टेपलर फुलर पर टिप्पणी लिखनी है। ब्रिटेन महिला कामगारों की स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? देखो मैंने तो उत्तर तक भी दिया, अब याद नहीं कर पाओ वो तुम्हारी मर्जी। और वो देखो आपको कि मैंने जो एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, 4 घंटा 39 मिनट मेहनत की है, 4 घंटा और 39 मिनट, इसके लिए कि आपके लिए की, क्योंकि बच्चे क्या होता है आप सुबह से जोड़ते हो केवल। कुछ बच्चे ऐसे कि जो नए नए आते हैं वो सुबह से देखने आते केवल कि नहीं असली मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। साइंस के लिए आप ऐसी गड़बड़ी मत करना, मैं कह रहा हूँ खोल के। बेटा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना समाज विज्ञान में, वो अंदर से घुस घुस के देता है। कोशिश की है मैंने कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बताए आपको कि जो 100% श्योर आएंगे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आए तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा उद्देश्य ये कि यार आपको कम नंबर दिलाऊं, ये करूं वो करूं, क्योंकि उद्देश्य यही है कि यार ज्यादा अच्छा नंबर आएगा तो और ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं ये थोड़ी चाहूंगा। पर क्या होता है, पर मैं एक बार इसको अपन नकार नहीं सकते कि जो एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, वो किताब के अंदर से बन बन के देते हैं, बना बना के, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, बाकी क्वेश्चन आंसर आपको फंस जाएंगे, है ना। ये हो गया। ये देखिए यहाँ से मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम, बहुत ही सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने बना दिया आपके लिए। हो गया भैया। राजनीतिक दलों के आधार पर, राजनीतिक इंग्लिश मीडियम का भी है ना बेटा, तो देर लगता है कहीं कहीं। हो गया बेटा यहाँ पर ये। चलिए तो ये आपका अंतिम प्रश्न था ये, ठीक है, बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैंने कोशिश की है कि हमारे बच्चों को सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है, तो मैंने जितना बना उतना कर दिया आपके लिए, ठीक है। कोशिश करूंगा साइंस के लिए आपको 75/75 दिलवाऊंगा। थोड़ी बहुत सोशल साइंस में कमी रह गई, कमी ये रह गई कि बेटा यार इसमें समय बहुत कम था और सिलेबस था इतना पहाड़, मैंने तोड़ मरोड़ के थोड़ा छोटा करने की कोशिश की है। मैं आशा करूंगा कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। एक बात रियल बताऊं मैं आपको कि अब मैं जो शूट कर रहा हूँ ना, इसमें 4:20 तक हो चुके हैं,
अब मैं इसे अपलोड करूँगा क्योंकि मैंने बच्चों को पहले से पोस्ट कर रखी है कि 5 बजे वीडियो आएगा, तो 5 बजे किसी भी स्थिति में मेरे को अपलोड करना है, छोड़ना है। ये समझ लीजिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है उद्देश्य, नहीं तो क्या है। ठीक है भैया, मेहनत आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े, ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है उनको भटकाऊं, उद्देश्य यही है कि उनको अच्छे नंबर आए। फिर कोशिश ये कि कभी थोड़ा बहुत आउट पेपर चल जाए तो उसका इंटरेस्ट मत लेना, आप लोड मत लेना, बाकी क्या अपनी तरफ से तो 100% दिया ना, आपने मेहनत की ना, बस कोई इशू नहीं। चलिए, तो MP बोर्ड के बच्चे बहुत ही समझदार है, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। साइंस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर रख लीजिएगा।